आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे समाज में खलबली सी उठी है। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना हम भी इसकी पड़ताल करें और अजय भारती जी जो कि फॉर्मर एमएलसी और स्पोक्स पर्सन बीजेपी हैं, इनसे सही मायने में ये चीज जानते हैं। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, सोशल मीडिया में कोई भी बात अगर होती है तो उस पर अलग अलग तर्क निकालना स्टार्ट हो जाते हैं। कल लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है रिगार्डिंग कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी माइग्रेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग वो है, उसके बारे में जानते हैं अजय जी से। अजय जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार और धन्यवाद रोहित जी, बात करने के लिए जी अवसर देने के जी। अजय जी, कल से एक खलबली सी मची हुई है पूरे समाज में। जो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसको लेके समाज में अलग अलग टिप्पणियां हो रही हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। बेसिकली ये एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, वो है क्या? रोहित जी, इस बिल का नाम है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जी ये जो 2019 में जब 370 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को तब की जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी उसको जो रीऑर्गेनाइज करके जो यूटी बनाई गई, उसी एक्ट को अमेंड करके इसमें हमारे समाज के लिए कश्मीरी माइग्रेंट जिसका नाम दिया गया है जी, उस समाज के लिए 2 सीटें नॉमिनेशन करने का अधिकार गवर्नर साहब को दिया गया, ताकि वो 2 असेंबली सीटें जिसमें से एक मेल एक फीमेल यानी एक पुरुष एक स्त्री, ऐसे लोगों को चुनकर, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये हमारी एक लंबी जदोजहद, लंबी स्ट्रगल का एक तरीके से परिणति है कि हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई जी। अब हम हमारे बारे में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में खुद बात करेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव खुद बात करेगा। अभी तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं होता था जो हमारी दर्द को, हमारी दुख को, हमारी कहानी को, हमारे एस्पिरेशंस को बता सकते हैं। अब जब भी यहाँ पर चुनाव होगा उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच में से होंगे जो हमारे बारे में वहां बात करेंगे। इसलिए ये बहुत ही हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक कदम है जी। अजय जी, क्या हम माने कि ये डिसीजन अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है और पूरे चांसेस हैं कि ये हो जाए? हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो ये वैसे ही नहीं आया हुआ है, ये एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद में। क्योंकि आपको अगर ध्यान में होगा, मैं अगर आपको एक छोटी सी ही बात कहूं कि जब से पार्लियामेंट का रिकॉर्ड डिजिटाइज करके वेबसाइट पर आने लगा है, अगर आप तब से देखेंगे तो कश्मीर के जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम वोट डालते थे, अगर उनकी कारकर्दगी के बारे में जितने भी किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, एक बार भी कश्मीरी विस्थापितों के बारे में, हमारे समाज के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, कश्मीर की माइनॉरिटीज के बारे में प्रश्न नहीं उठाया। मैं रिपीट कह के कर रहा हूं, एक बार भी नहीं उठाया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो। उसका कारण यही रहता था, उनको लगता है कि ये तो वोट बैंक है ही नहीं, इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनकी मजबूरी है हमें ही वोट डालना। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि ऐसे बड़े जो डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, ऐसे बड़ा ऐवान होता है, ऐसी बड़ी एक प्लेटफॉर्म होती है, ऐसे स्थान होता है, इसमें हर समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बल्कि जब वो अपोजिशन में भी थी, तब भी हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर उस तबके के जिसका रिप्रेजेंटेशन, जो अंडर रिप्रेजेंटेड रहता है असेंबली में, उनके लिए आवाज उठाई थी। उसी में अगर आपने देखा होगा, चाहे वो पहाड़ी कबीला हो, चाहे वो ओबीसीज हो, चाहे वो एसटी हो, ऐसे में ही कश्मीरी माइग्रेंट्स के नाम से और जो पीओजे के, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन में जो इलाका है, वहां के लोगों के लिए 1 सीट और हमारे लिए 2 सीटें। ये वो नतीजा है कि हम सब ने, समाज ने, जो जब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने हम सब लोगों ने गुहार लगाई थी, अपनी तर्क संगत बात करी थी। तो उसके जब रिकमेंडेशंस आई, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंड किया था, उसी रिकमेंडेशन को सरकार ने मंजूर किया
और अब उसी के हिसाब से चूंकि कानून को बदलना, अमेंड करने की जरूरत थी, इसलिए ये अमेंडमेंट बिल इसी के लिए आया। मैं रोहित जी इसमें से एक चीज आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। एक समय ऐसा था जम्मू कश्मीर में जब हमारी आबादी अभी कश्मीर से नहीं निकली थी। मैं 1950, 51, 52 की बात कह रहा हूँ। हमारे समाज से यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज कश्मीर के थे, असेंबली में 4 मेंबर तक भेज सकते थे। ओके। धीरे धीरे करके यहाँ की सरकारों ने, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ हर प्रकार की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, पीडीपी की हो, जो भी सरकारें आई, उन्होंने उन ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से जोड़ा तोड़ा मरोड़ा, जिसको अंग्रेजी में वो जेरीमैंडरिंग कहते हैं, ये सारा करके हम जो आखिर की जो यहाँ पर विधानसभा बनी थी, जो असेंबली बनी थी, उसमें हम अनरिप्रेजेंटेड थे। उसमें हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति चुनकर नहीं गया था, क्योंकि यह तो जब आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहेगी तो आपकी बात करेगा कौन करेगा। और अब चूंकि यहाँ पर अपर हाउस भी नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यक था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी रिप्रेजेंटेशन का कोई ना कोई सिस्टम बने। हम लोगों ने केस प्लीड किया, पूरे समाज ने किया, मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, मैं सबने मिलकर केस प्लीड किया। और चूंकि यह सरकार ऐसी है जो दर्दमंदों की, वॉइसलेस की, जो दबे हुए एक समाजों की आवाज को सुनती है, इन्होंने उसको सुनकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाया और मुझे विश्वास है कि यह समय की बात है कि यह पास होकर कानून बनेगा। अजय जी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर किसी को बाकी जो पार्टीज हैं, उनके नेता हैं, उनको इलेक्शन लड़नी होगी, क्या वो इन सीट्स पे नहीं लड़ सकते? आज अगर गवर्नर साहब ने या जो इसे जिसको भी चुना, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली उन्हें वो सीट दी जाएगी कि इसके पीछे भी इलेक्शन होगा, कि वो उनके अपोजिट कोई लड़ सकता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना, इससे क्लियर किया। नहीं, ये अज्ञान है। इसको जब अगर जिनको खासकर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए। देखिए, जो 2 किस्म की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक है जो इलेक्टेड है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएगी। कश्मीर डिवीजन के 47 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। उन 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई भी जो वोटर है वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कानून में एक, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसे बताया कि ये एक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, और माइनॉरिटीज चूंकि नॉर्मली मेजॉरिटी के आगे नंबर्स में कम होती हैं, इसलिए उनका चुनकर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए दुनिया भर में ये प्रोविजन है, एक अफर्मेटिव एक्शन उसको कहते हैं, कि जो सोसाइटीज, जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी अनरिप्रेजेंटेड रहेगा या अंडर रिप्रेजेंटेड रहेगा, तो सरकार ये प्रावधान रखती है कि उन समाजों में से नॉमिनेशन करके कुछ लोगों को लाया जाए, ना कि पर्टिकुलर पार्टी। वो पार्टी से नहीं होता, वो अभी जैसे इस केस में गवर्नर साहब को ऑथराइज किया गया, तो गवर्नर साहब चाहेंगे, जो गवर्नर साहब जिनके कहने से काम करेंगे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो जैसा, वो अलग चीज है, लेकिन ये अधिकार गवर्नर का है। जैसे वो पहले यहाँ पर जो गवर्नर होते थे वो 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे, ऐसे ही अब एलजी साहब 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। एक बार वो जब नॉमिनेशन हो जाएगी तो उनके अधिकार बराबर उसी एमएलए की तरह होगी, जो चुनकर आया है उसी के बराबर होगा। इसलिए ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे समाज को रिप्रेजेंट। ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट, अंडर रिप्रेजेंटेड या अनरिप्रेजेंटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए उनके प्रतिनिधित्व की बाकी सीटों पर, चाहे कोई भी सीट हो, चाहे वो हबगदल हो, सनोवार हो, छानपोरा हो, शालटेंग हो, कोई कहीं से भी किसी की इच्छा है लड़ने की, वो लड़ सकता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि समाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है? बहुत ऐतिहासिक, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। 1931 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी और मुस्लिम कम्युनलिज्म के आधार पर मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई,
तब से यहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थे उनको डेमोनाइज किया जा रहा था, उनके बारे में इस तरह की गलत जानकारियाँ लोगों में दी जा रही ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी में उसके प्रति नफरत बने। उसी नफरत के कारण हमको धीरे धीरे पहले मेन स्ट्रीम में से बाहर किया गया, फिर हमको जो ये कल्मिनेशन हुआ इस प्रोसेस में कि हम सबको निकलना पड़ा। इसके पीछे वही कारण था, जानबूझकर कुछ ताकतें ऐसी थी जो हमारे बारे में गलत फहमियाँ, उनका मतलब ये था, मैंने जैसे कहा कि जब अगर हम कभी 4 लोगों को चुनकर लाते थे, अब बाद में किसी एक को भी नहीं, 0 रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनकर भेज सकते थे। अभी तो ऐसी भी हालत है, हम तो डीडीसी मेंबर को नहीं चुनकर भेज सकते क्योंकि पॉपुलेशन का उस ढंग से एक तरीके से खात्मा किया गया, बाहर निकाल दिया गया, और वो भी स्कैटर्ड हो गए, फैल गए, सभी चारों तरफ फैलाए गए। तो उसमें से इसलिए ये इतना बड़ा ऐतिहासिक है कि जिसका परिणाम हमको अगले 50 साल 100 साल तक दिखाई देगा, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटेड रहेंगे। मैं इसको इसी ढंग से मानता हूँ, जिस वक्त जैसे अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उन्होंने जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उनके लिए पार्लियामेंट में और कुछ स्टेट्स में जहाँ पर वो ज़्यादा थे वहाँ पर उनके लिए इंश्योर किया था कि वो रिजर्व नॉमिनेशन रहे। ये उसी तरह का एक ऐतिहासिक कदम है। जो समझते नहीं है उनको तो इनका ईश्वर भला करे, लेकिन जो समझते हैं वो इसकी हिस्टोरिसिटी और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि 2 ही नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए थी या कम होनी चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन जितना है इसको सेलिब्रेट करने की बात है। और मैं मोदी सरकार का, होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ समाज की तरफ से कि उन्होंने इस कदम को उठाया। जी जी। अजय जी, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आने वाले समय में पंचायती इलेक्शन भी है, डीडीसी इलेक्शंस भी हैं जम्मू कश्मीर में। एक टाइम ऐसा था, लास्ट टाइम आता था जब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट किया था, वो इलेक्शन में नहीं उतरे थे। क्या उस समय तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित हमारे समाज से जो डीडीसी मेंबर बने या पंचायत में बने, लेकिन आपको लगता है कि अब जो ये होने वाला है इसमें वही स्पेस फिर से वो गेन करेंगे जो पहले हुआ था? पहले जैसा तो नहीं। पहले तो एक बात तो यह तय है कि इस बार कोई बाइकआउट करने वाला नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बाइकआउट करने वाले ही आइसोलेट हो जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। इसलिए इस बार हम सबको उम्मीद है पूरी, और वो पार्टियों ने भी खुलकर कहा है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हमारा मानना है, हमारी जानकारी, हम चूंकि उस पर काम करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कई वर्षों से, हम ये समझते हैं कि आज भी चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज में हो, चाहे पंचायत के ऐसे कितने ही वार्ड है, मेरे हिसाब से 50 और 100 के बीच में ऐसे वार्ड है जहां पर हमारे समाज से लोग, अगर पूरे पार्टिसिपेशन भी होगी सबकी, तब भी हम जीत कर आ सकते हैं। जी। आपको याद होगा कि कश्मीर में एक तरीके से मोहल्ले अलग अलग होते थे, बट मोहल्ला अलग होता था, इसलिए वो आज वार्ड है। हालांकि बहुत सी जगह पर यह कोशिश की गई है कि उस मोहल्ले को, जो बट मोहल्ला रहता था वहां पर, उसको तोड़कर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। हमारी इलेक्शन कमीशन से भी ये गुहार भी हमने लगाई हुई है कि उन वार्ड्स को ठीक से देखा जाए कि एक ही मोहल्ले को आपने 2 हिस्सों में क्यों बांटा है। तो कहीं पर फिर छोटा वार्ड हो गया, लेकिन कहीं पर यहाँ जहाँ हमारी वोटों की संख्या अच्छी थी उसको तोड़ा गया। तो मेरा ये कहना है कि ये सब के बावजूद भी हम अभी भी 50 से 100 लोगों तक, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हों चाहे पंच हों, उनको चुन सकते हैं, खुले ओपन इसमें चुन सकते हैं। हाँ, डीडीसी और असेंबली में हमारे लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसमें दिक्कत होती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे समाज को बढ़ चढ़ कर वोटिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर आप उस इलेक्टोरल प्रोसेस से अलग रहते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आप फिर अधिकार मांग नहीं सकते। ये आपकी एक तरीके से मॉरल ड्यूटी है कि आप पार्टिसिपेट करें। उसमें चाहे कैसा भी दिखते हो, हमारे सामने दिखते थी पीछे, चाहे वो एम फॉर्म की थी, चाहे वो पोलिंग बूथ्स की थी, चाहिए थी, उसके लिए भी लड़ते रहना, लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए दोनों प्रकार से। अगर किसी को मन में आता है कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो पंच का लड़े, चाहे वो सरपंच का लड़े, या
वो कॉरपोरेटर किसी टाउन एरिया कमेटी में, टाउन एरिया काउंसिल में या श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल में, चाहे कॉरपोरेशन में लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहिए, उसके लिए भी लड़ना चाहिए। और जो वोटर है जो लड़ नहीं रहा है उसको वोट डालना चाहिए। अगर हम इसको इंश्योर करेंगे तो निश्चित रूप से पिछले तो लगभग हमारे पास 125 150 के लगभग थे। अगर मान लो 150 नहीं, 50 और 100 के बीच में कोई भी नंबर को हम चुनकर भेज सकते हैं। जी अजय जी, आखिरी सवाल मेरा ही होगा कि क्या आपको लगता है कि 2024 की जो इलेक्शंस हैं उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी असेंबली इलेक्शंस होने के चांसेस हैं? हम सब आशा ऐसा ही करते हैं कि क्योंकि ये डिसीजन तो लेना है इलेक्शन कमीशन ने। हम पार्टी के नाते भी अगर देखेंगे तो व्यक्तिगत भी तैयार हैं कि चुनाव कभी भी हो जाए। पार्लियामेंट की तो लगभग तय है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। असेंबली भी जब भी हो जाएंगे, अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से तो जो आशा बनी है, लेकिन उस पर अंदाज़ा करना ही कठिन हो जाता है। अभी जो हमारे पास विंडो थी सितंबर अक्टूबर, उसमें तो अब कह रहे हैं कि ये पंचायती इलेक्शन होगा। लेकिन पार्लियामेंट के साथ या पार्लियामेंट के बाद जब भी होगा तो हमको पार्टिसिपेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैं अपने समाज से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। नमस्कार। तो दर्शकों, शायद आपको जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कल से, वो आज बहुत हद तक मुझे लगता है कि क्लियर ही हो चुका होगा आपको कि क्या वो टोटल इश्यू था। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ज़रूर हमें लिखें। हम नेक्स्ट टाइम फिर से अजय जी से बात करेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे उनके ज़रूर उत्तर देंगे। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सुषमा के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट।